आज हम डिस्कस करते हैं धारा मापी के बारे में। बेसिकली हमें धारा मापी के बारे में नहीं पढ़ना, हमको अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ना है। पर अमीटर और वोल्ट मीटर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा धारा मापी को समझना जरूरी है। धारा मापी क्या करता है? परिपथ में धारा के मान को नापता है। परिपथ में धारा के मान को नापता है धारा मापी। ठीक है, धारा मापी में एक स्केल होता है, ठीक है, जिसके दोनों तरफ क्या होती है? मान या वैल्यूज अंकित होती है। ठीक है, और इसमें क्या लगी रहती है? एक सुई लगी रहती है धारा मापी में। ठीक है, अब जितनी धारा मापी में जाएगी उतनी ही सुई क्या होगी? विक्षेपित होगी। मान लो अभी धारा 0 है तो सुई है 0 पे, और जितनी धारा जाएगी उतनी ही ज्यादा सुई का क्या होगा? विक्षेपण होगा। मतलब प्रवाहित धारा विक्षेप के क्या होती है? समानुपाती होती है। जितनी ज्यादा धारा जाएगी उतना ही ज्यादा विक्षेप आएगा धारा मापी की सुई में, और जितना ज्यादा विक्षेप आएगा उतनी ही ज्यादा रीडिंग आएगी धारा मापी की। और जो रीडिंग आएगी वो अपन नाप लेते हैं। पर इसका एक अवगुण क्या है कि जो धारा है, जो विक्षेप है, वो धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। यदि धारा मापी में एकाएक ज्यादा धारा चली जाए तो ये सुई एकदम घूमती है, तो सुई टूटने का क्या रहता है? सुई टूटने का डर रहता है। एक तो पहली बात यह, क्योंकि यदि धारा मापी में एक सीमा से अधिक अगर धारा चली गई तो विक्षेप आएगा, और विक्षेप आएगा, जितना ज्यादा विक्षेप आएगा, यदि ज्यादा विक्षेप आ गया तो सुई क्या हो सकती है? सुई टूट सकती है। या दूसरी इसमें जो खराबी वो क्या है कि यदि ज्यादा धारा प्रवाहित हो गई तो ज्यादा धारा से ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो ये सुई क्या हो सकती है? सुई पिघल भी सकती है। ठीक है, तो इन दो खराबियों के कारण हम धारा मापी से एक सीमा से अधिक धारा को नाप नहीं सकते। इसलिए धारा मापी ज्यादा सुग्राही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यदि एक सीमा से अधिक धारा इसमें चली जाएगी तो धारा मापी की सुई क्या हो सकती है? टूट सकती है। इसलिए धारा मापी से हम एक सीमा से अधिक धारा को नाप नहीं सकते। धारा मापी का उपयोग कब करते हैं हम? धारा मापी का उपयोग करते हैं हम धारा को नापने के लिए। यदि धारा का मान एकाएक ज्यादा हो गया तो इसका विक्षेपण ज्यादा होगा, और विक्षेपण ज्यादा होगा तो सुई क्या हो सकती है? सुई टूट सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं? धारा मापी को अमीटर में बदलते हैं ताकि हम उससे क्या नाप सकें? बहुत ही संवेदनशीलता या सुग्राहिता से धारा को नाप सकते हैं। तो धारा मापी का विक्षेपण धारा के समानुपाती होता है। यदि धारा ज्यादा चली गई तो ज्यादा विक्षेप आएगा, जिससे सुई टूट सकती है। सुई टूट गई तो धारा मापी खराब हो सकता है। इसलिए धारा मापी से एक सीमा से अधिक धारा हम नाप नहीं सकते। ठीक है, इसलिए धारा मापी को हम काय में कन्वर्ट करते हैं? धारा मापी को हम अमीटर में परिवर्तित करते हैं। धारा मापी को हम वोल्ट मीटर में परिवर्तित करते हैं ताकि हम अधिक सुग्राहिता से या संवेदनशीलता से क्या नाप सकें? धारा को नाप सकें या विभवांतर को नाप सकें। तो धारा मापी में चूंकि ये दो अवगुण होते हैं, इसलिए धारा मापी को हम परिवर्तित करते हैं किसमें? अमीटर में और वोल्ट मीटर में। ठीक है, धारा मापी को हम क्या करते हैं? धारा मापी को हम परिवर्तित करते हैं अमीटर में और वोल्ट मीटर में। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब धारा
मापी का अमीटर में रूपांतरण। क्या? धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। ठीक है, मान लो एक धारा मापी है, ये है धारा मापी, ठीक है, इसका प्रतिरोध है G, ठीक है, और इसके सामने जब मैं अल्प प्रतिरोध जोड़ देता हूं, क्या? समानांतर क्रम में धारा मापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध, और इस समांतर क्रम में जोड़े इस अल्प प्रतिरोध को बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं? शंट। तो धारा मापी के समानांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ दें तो धारा मापी किसमें बदल जाता है? धारा मापी अमीटर में बदल जाता है। ठीक है, तो जब धारा मापी के समानांतर क्रम में क्या कर दें हम? अल्प प्रतिरोध जोड़ दें, तो समानांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध मतलब शंट क्या होता है? यदि कोई तुमसे पूछे शंट क्या होता है, तो क्या होता है? अल्प प्रतिरोध काय में? समांतर क्रम में, ये होता है शंट। ठीक है, तो शंट क्या होता है? अल्प प्रतिरोध समांतर क्रम में। तो जब भी धारा मापी के समानांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ देंगे तो ये पूरा सिस्टम काय में बदल जाएगा। ये पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम अमीटर। ठीक है, तो धारा मापी के समानांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ दे तो इसको बोलते हैं हम अमीटर। ठीक है, तो हमको जब भी धारा मापी को अमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे हम? ये धारा मापी के समानांतर क्रम में क्या जोड़ देंगे? अल्प प्रतिरोध जोड़ देंगे। अब हम इसको अमीटर और ये सब भूल जाएंगे, हम इसको तो क्या मानेंगे? सिंपल दो प्रतिरोध मानेंगे, एक G प्रतिरोध और एक R प्रतिरोध। इसको आप भूल जाओ कि अमीटर। ठीक है, हमने धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित कर लिया है। हम तो जो धारा विद्युत में हमने सर्किट सॉल्व करे हैं, परिपथों को हल करा है, तो ये सिंपल परिपथ हो गए। यदि इसमें से I धारा आ रही है तो धारा मापी कितना नापेगा? धारा मापी तो एक सीमा से अधिक धारा नाप ही नहीं सकता। तो मैंने मान ली धारा मापी में कितनी धारा गई? IG धारा गई। कुछ भी अलग नहीं समझना, सीधा वही सर्किट मानो कि दो प्रतिरोध है, कुल धारा कितनी आ रही है? I आ रही है। तो यदि I कुल धारा आई तो IG तो गई धारा मापी में, और बकाया कितनी जाएगी? शंट में I माइनस IG धारा कहां जाएगी? शंट में जाएगी। समझ गए? अब देखो, धारा मापी तो अपनी सीमा के हिसाब से IG धारा नापेगा, और बकाया I माइनस IG कहां से निकाल देगा? शंट में से निकाल देगा। और ये मिलके क्या बना? ये बना अमीटर। तो अमीटर ने टोटल कितनी धारा नापी? अमीटर ने टोटल धारा नापी I। कितनी धारा नापी अमीटर ने? I धारा नापी। क्लियर है मेरी बात? अमीटर ने कितनी धारा नापी? I धारा नापी। पर धारा मापी ने क्या करा? IG अपने में से निकाल दी, I माइनस IG शंट में से निकाल दी। टोटल अमीटर ने कितनी धारा नाप ली? I धारा। जबकि धारा मापी अकेला था तो वो कितनी धारा नाप रहा था? IG धारा नाप रहा था। तो धारा मापी की क्या बढ़ गई? परास बढ़ गई। मतलब जो I धारा है ये क्या है? ये है अमीटर की परास। और अमीटर की परास का मतलब मैं आपको बता दूं, अमीटर की परास का मतलब कि अमीटर
कुल कितनी धारा नापेगा? अमीटर कुल कितनी धारा नापेगा? समझ गए मेरी बात कि अमीटर टोटल कितनी धारा नापेगा? आई धारा नापेगा, जिसमें से आई जी तो चली जाएगी धारा मापी से और बकाया आई माइनस आई जी धारा चली जाएगी प्रतिरोध से। ठीक है, तो अमीटर की परास कितनी हुई? अमीटर की परास हुई आई। ठीक है, आई जी क्या हुई? आई जी हुई धारा मापी की धारा। क्या हुई? धारा मापी की धारा। ठीक है, जी क्या हुआ? जी कुछ नहीं है, धारा मापी का प्रतिरोध। इसको आपको यह भूल जाना है कि यह अमीटर है कि वोल्ट मीटर की धारा मापी। हम तो क्या समझ गए कि दो प्रतिरोध जुड़े हैं भैया, इसमें आई जी धारा और इसमें आई माइनस आई जी धारा, बात खत्म। बाकी हम ये भूल जाएंगे कि अमीटर है कि वोल्ट मीटर। ठीक है, हमको तो क्या मिल गए? दो प्रतिरोध मिल गए, दोनों में धारा जा रही है, इसमें आई जी धारा, इसमें आई माइनस आई जी धारा। जो भी पूछेगा मैं निकाल दूंगा इसमें से। समझ गए? तो लेकिन अमीटर कितनी धारा नापेगा? अमीटर की परास क्या हुई? ये धारा, क्योंकि अमीटर किससे मिलकर बना है? धारा मापी और शंट से मिलकर क्या बना है? अमीटर बना है। तो अमीटर की परास क्या होगी? आई परास होगी, जिसमें से आई जी तो कौन नापेगा? धारा मापी, और बकाया आई माइनस आई जी कौन नापेगा? प्रतिरोध। ठीक है, ये ठीक है। आई हो गई अमीटर की परास, आई जी हो गई धारा मापी की धारा, और जी हो गया धारा मापी का प्रतिरोध, और आर क्या है? शंट का प्रतिरोध। ठीक है, अब देखो, अब ये जो धारा मापी है ये शंट के क्या जुड़ा है? समानांतर क्रम में जुड़ा है, या शंट धारा मापी के क्या जुड़ा है? समानांतर क्रम में जुड़ा है। समानांतर क्रम में आप जानते हैं विभव का मान समान होता है, तो जो धारा मापी पर विभव रहेगा वही विभव किस पे रहेगा? शंट पे विभव रहेगा। धारा मापी का विभव है जी इंटू आई जी। ठीक है, और शंट का विभव क्या हो जाएगा? विभव क्या हो जाएगा? प्रतिरोध इंटू धारा, V इक्वल टू आर इंटू आई। इसका भी क्या हो जाएगा? आर इंटू आई। कुछ भी अलग नहीं समझना, हमको तो क्या समझना? केवल दो प्रतिरोध समझना। ठीक है, तो शंट का प्रतिरोध का मान क्या आ गया? याद नहीं करना, हमें तो ये निकाल लेंगे, जी आई जी बटे आई माइनस आई जी। ठीक है, बिल्कुल सरल है। ये एक प्रतिरोध है जी, एक प्रतिरोध है आर, इसमें धारा आई जी, इसमें धारा आई माइनस आई जी, दोनों समानांतर क्रम में। तो इस पे विभव का पतन जी आई जी, इसमें विभव का पतन आर आई माइनस आई जी। ठीक है, तो आर का मान क्या जाएगा? यह शंट का प्रतिरोध कितना जाएगा? जी आई जी बटे आई माइनस आई जी। ठीक है, अब देखो अमीटर ही पढ़ना है अपन। इस वाले सूत्र में आई जी का मान क्या है? नियत है कि धारा मापी तो पता फिक्स रहेगी कि इतनी धारा नापेगा, धारा मापी का प्रतिरोध भी फिक्स है और आई जी का मान भी फिक्स है। तो शंट का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती हुआ आई। तो आई क्या होता है? अमीटर की परास। कि अमीटर की परास कितनी होगी? तो अमीटर की परास, हम अमीटर की परास क्या जानते हैं? हमें चाहिए कि अमीटर ज्यादा से ज्यादा परास वाला हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा धारा को नापे। हमें ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। हमें कैसा उपकरण चाहिए? अमीटर एक उपकरण है जो कि धारा को नापता है।
तो हमको कैसा उपकरण चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा धारा को नापे। तो यदि अमीटर की परास बढ़ेगी या अमीटर की परास बढ़ाना है तो शंट के प्रतिरोध को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, अमीटर की परास बढ़ाने के लिए शंट के प्रतिरोध को घटाना पड़ेगा। ठीक है। तो यदि मैं आपसे कहूं क्या कि एक अमीटर है 1 एम्पियर परास वाला, एक अमीटर है 3 एम्पियर परास वाला और एक अमीटर है 10 एम्पियर परास वाला, तो जिसकी परास ज्यादा होगी उसके शंट का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो सबसे कम शंट का प्रतिरोध होगा R1, उससे बड़ा होगा R2, उससे बड़ा होगा R3। ये क्या है, शंट के प्रतिरोध है। तो अगर अमीटर की परास बढ़ाने के लिए शंट के प्रतिरोध को घटाना पड़ेगा, तो जितना ज्यादा शंट अल्प प्रतिरोध का होगा उतनी ही ज्यादा अमीटर की परास होगी। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा अल्प प्रतिरोध होगा उतनी ज्यादा धारा इसमें से जाएगी और जितनी ज्यादा धारा जाएगी उतनी ही कुल धारा होगी, मतलब अमीटर की परास क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि इसमें IG तो क्या है, IG तो उसकी फिक्स है कि इतनी धारा भैया मेरे में से निकलना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा धारा कौन निकाल सकता है, R। तो R जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा धारा जाएगी इसमें से, और जितनी ज्यादा धारा जाएगी उतना ही I बढ़ेगा। मतलब R कम होने पे I बढ़ेगा, या शंट का प्रतिरोध जितना कम होगा उतना ही अमीटर की परास बढ़ेगी। तो यदि 3 अमीटर हैं, एक एम्पियर, एक 3 एम्पियर और एक 10 एम्पियर, तो किसकी परास सबसे अधिक होगी, 10 एम्पियर की। तो इससे जो शंट जुड़ा होगा ना वो सबसे कम प्रतिरोध का जुड़ा होगा। क्वेश्चन आ चुका है कि अमीटर की परास बढ़ाने के लिए शंट के प्रतिरोध को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए अमीटर की अधिक से अधिक परास। क्यों चाहिए, क्योंकि हम कोई भी उपकरण बनाएंगे हम क्या चाहेंगे कि वो अधिक से अधिक काम करे। अमीटर का काम क्या है, धारा को नापना, तो हम चाहेंगे कि वो अधिक से अधिक धारा नापे। तो अमीटर की परास जितनी अधिक होगी उसके शंट का प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो यदि आपको कई अमीटर दिए हो अलग अलग परास वाले, तो जिसकी परास ज्यादा होगी, परास समझ गए, परास का मतलब है कितनी अधिकतम धारा को नाप सकता है। तो जितनी अधिकतम अमीटर की परास होगी उससे जुड़ा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है। तो ये था अमीटर का मूल संरचना। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला, अमीटर का परिणामी प्रतिरोध। अमीटर का परिणामी प्रतिरोध क्या चर्चा करेंगे, अमीटर का परिणामी प्रतिरोध। ठीक है। तो अमीटर का यदि मुझे परिणामी प्रतिरोध निकालना है, देखो कुछ भी अमीटर को अलग नहीं समझना। अमीटर में क्या है, दो प्रतिरोध जुड़े, एक G और R, और दोनों क्या है, समानांतर क्रम में। और समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/G प्लस 1/R, मतलब क्या होता है तुल्य प्रतिरोध, G क्रॉस R बटे G प्लस R होगा ये तुल्य प्रतिरोध। क्योंकि क्या है, दो प्रतिरोध है और दोनों क्या जुड़े हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हैं, GR बटे G प्लस R। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको
जब प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन बताया था, उस टाइम मैंने यह बताया था कि समानांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो जोड़े गए न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम आता है। ठीक है, मैंने इस बारे में चर्चा करी थी कि समानांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है कि जितने भी प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं उसमें जो न्यूनतम प्रतिरोध है उससे भी कम मान किसका आएगा? तुल्य प्रतिरोध का। तो अब यहां समानांतर क्रम में क्या जुड़े हैं? G और R को मैं क्या बोल रहा हूं? R है समानांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध, मतलब R तो वैसे ही बहुत ज्यादा अल्प है, तो परिणामी तो क्या आएगा? और भी कम आएगा। किससे कम आएगा? इस R से भी कम आएगा। और R की परिभाषा ही क्या है? R की तो परिभाषा ये है कि समानांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध। अब ये ही अल्प है तो परिणामी तो क्या आएगा? और भी अल्प आएगा। इसलिए जो आदर्श अमीटर होता है ना, वो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0। वैसे भी वास्तव में अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? G क्रॉस R, G प्लस R। ये जो मान आएगा ना, ये आएगा बहुत कम। क्यों आएगा कम? बात समझ गए? क्योंकि जो R है ना, R तो परिभाषा के अनुसार ही बहुत कम है और समानांतर क्रम में आंसर और कम आएगा, तो ये परिणामी तो बहुत कम आंसर आएगा। बहुत कम होता है, इसलिए अपन ये मान लेते हैं कि जो आदर्श अमीटर है ना उसका प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। और यदि अमीटर आदर्श नहीं भी है तो भी उसका प्रतिरोध इतना कम होता है कि उसको हम लगभग नगण्य मान सकते हैं कि उसका कोई प्रतिरोध नहीं है। चूंकि अमीटर का प्रतिरोध नगण्य होता है, या मैं ये कहूं कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। तो यदि ये कोई प्रतिरोध है, उसके श्रेणी क्रम में मैंने क्या जोड़ा? अमीटर जोड़ा, और अमीटर का प्रतिरोध तो क्या है? लगभग 0 है। तो श्रेणी क्रम की धारा में क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर यदि मैं अमीटर को क्या जोड़ दूं? समांतर क्रम में जोड़ दूं, तो अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण पूरी की पूरी धारा कहां से चली जाएगी? अमीटर में से चली जाएगी। तो R की धारा क्या होगी? प्रभावित होगी। इसलिए हम अमीटर को हमेशा किसी भी परिपथ के क्या जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि उसका प्रतिरोध नगण्य होता है और प्रतिरोध नगण्य होने के कारण श्रेणी क्रम की धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए क्या करते हैं हम? अमीटर को परिपथ के काय में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अमीटर को परिपथ के काय में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ताकि वो श्रेणी क्रम में प्रवाहित होने वाली धारा को प्रभावित ना कर सके। लगभग अमीटर का प्रतिरोध नगण्य होता है और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध तो हम क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। इसलिए अमीटर को हमेशा परिपथ के क्या जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है कि यदि एक कोई प्रतिरोध है 6 ओम, ठीक है, और एक प्रतिरोध है 4 ओम, और यदि मुझे 6 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा निकालना है तो अमीटर को मैं 6 के साथ क्या करूंगा? 6 ओम के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा। तो ये वाला अमीटर कौन सा मान देगा? जो 6 ओम में धारा प्रवाहित होगी। और यदि मेरे को 4 ओम की धारा का मान निकालना है तो मैं अमीटर को 4 ओम के साथ जोड़ूंगा। तो अमीटर जिस प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है उसी प्रतिरोध की क्या नापता है? धारा नापता है। समझ गए? जैसे कि यदि मैं एक उदाहरण दूं आप लोगों को कि एक अमीटर ये है और एक 4 ओम का प्रतिरोध ये है, ठीक है,
एक अमीटर ये है, ये 5 ओम का, ये अमीटर A1 है, ये अमीटर A2 है, और यहां एक अमीटर लगा है A। ठीक है, ये 3 अमीटर लगे, एक अमीटर ये A, एक अमीटर A2, एक अमीटर A1। ठीक है, तो जो A1 वाला है, ये जो A1 है ये नापेगा 5 ओम की धारा, ये जो A2 है ये नापेगा 4 ओम की धारा, और ये जो A है जो A1 और A2 के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा, ये नापेगा कुल धारा, मतलब A1 और A2 अमीटर का जो पाठ्यांक होगा उसका कुल मान कौन नापेगा? A नापेगा। तो A2 जो अमीटर है ये किसकी धारा नापेगा? इस वाले प्रतिरोध की 4 ओम की। ये जो A1 है ये नापेगा 5 ओम की, और ये जो A है ये नापेगा इन दोनों की धारा। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि अमीटर किस प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अमीटर तो हमेशा धारा को नापता है। जिसकी भी धारा, जिस प्रतिरोध की भी धारा हमको चाहिए, उस प्रतिरोध के साथ जो भी अमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ा है, उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ही वो अमीटर बताएगा। ठीक है, तो यदि